हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज, जैसे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो बढ़कर अब कितनी हो गई है, क्यों ज़रूरी था नया माप, और इससे पहले कब किया गया था, कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, तो इसके बारे में हम 3D मैप के थ्रू आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन पर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 2020 का जनवरी से नवंबर तक का करंट अफेयर्स अपडेट आ चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। 1200 से ज़्यादा MCQ हैं और डिटेल नोट्स भी है। तमाम एग्जामिनेशन जो भी हो आपको काम आएगा, तो ज़रूर देख लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन लेते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है, पहले से कितनी बढ़ गई है अभी जो नया आंकड़ा जारी हुआ है उसके अनुसार। आंसर होगा 86 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखने की बात है, अगर मीटर में पूछेंगे तो होगा 0.86 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर इसके बारे में डिटेल बताएंगे। क्वेश्चन होगा माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है जो अभी हाल ही में जारी की गई। आंसर होगा 8848.86 मीटर। ओके, अगर हिंदी में कहें से तो 8848.86 मीटर। और फिट में कितना होगा, अगर फिट में कहेंगे तो 29,031.1 फीट, 29,031.1 फीट इसकी ऊंचाई है, समुद्र तल से मानी जाती है। ओके, चीन और नेपाल ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई जारी की है, तो अब ये मानी जाएगी। अच्छा, इससे पहले माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई मानी जाती थी, तो 8,848 मीटर। ओके, हर बुक में यह पब्लिश होता था और वो ऊंचाई जो है सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954 में मापी थी। ओके, मैपिंग की थी 1954 में इंडिया ने, और वही तमाम दुनिया भर में ये माना जाता था। तो अब ये आउटडेटेड हो गई है। ठीक है, तो इसी के साथ जो नया जो आंकड़ा जारी हुआ है उसके साथ दुनिया भर की जो जीके की और करंट अफेयर्स की जो बुक है वो अब रिवाइज की जाएंगे, क्योंकि दुनिया की जो हाईएस्ट माउंटेन है उसकी नई हाइट हो गई है जो पहले से हायर है। तो अब मैप में देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट को। तो आपके सामने ये रहा वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत, और इसी के तरफ ऊपर में नेपाल और चीन का बॉर्डर है माउंट एवरेस्ट पर। ओके, और ये सामने आपके रही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, आप देख रहे हैं 3D मैप। ओके, ये दुनिया की 4th हाईएस्ट माउंटेन है और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और नेपाल में इसको बोला जाता है सागर माथा। ठीक है, तो यह सवाल उठता है ये भी कि माउंट एवरेस्ट का नाम कहाँ से आया। देखिए, ये जो नाम है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट नाम के एक व्यक्ति थे जो अंग्रेजी हुकूमत में सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे, तो उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रख दिया गया था। तो आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट के बीचों बीच में नेपाल और चीन की सीमा है। येलो कलर में जो दिख रहा है वो बॉर्डर है। ओके, और यहाँ से ऊंचाई से देखने में ये पूरा नज़ारा इस तरह का दिखता है। ये 3D मैप के थ्रू बता रहा हूँ। ओके, तो क्यों ज़रूरत पड़ी ऊंचाई मापने की, उससे पहले बता दूं कि ये जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का रास्ता है, ये जो अभी रेड कलर का लिंक दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है, इस तरह से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। और आमतौर पे अभी तो कोविड-19 है, लेकिन हर साल वहाँ भीड़ लग जाती थी, एक तरह से ट्रैफिक जाम हो जाता था। एक फ़ोटोग्राफ मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। ओके, तो क्यों पड़ी इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने की ज़रूरत, 2 वजह थी। देखिए, एक वजह है कि टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं उसमें बदलाव हुए हैं, और नेपाल में 2015 में जो ज़बरदस्त भूकंप आया था, तो उसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये माउंट एवरेस्ट जो है थोड़ा ऊंचा उठा होगा। दूसरी और वजह है चीन का जियोपॉलिटिकल एजेंडा। ओके, चीन अपने बारे में ये जताना चाह रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। पहली बात कि टेक्टोनिक प्लेट में बदलाव। देखिए, दरअसल हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है पूरी श्रृंखला जो माउंट करते हैं इस मैप को, और ये देखिए यहाँ से वहाँ तक नेपाल के ऊपर में और उधर कश्मीर तक, ये जो हिमालय के पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण हुआ है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। ओके, इस तरीके से यूरेशियन प्लेट में ऊपर यूरेशियन प्लेट है और भारतीय इंडियन प्लेट जो है उसमें टकराया। देखिए, पूरी दुनिया जो है वो अलग अलग प्लेट में बटी हुई है। ठीक है, पहले भी बटी थी, लेकिन लाखों साल में
जो इंडियन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर और यूरेशियन प्लेट में जाके चली गई। तो इस टकराव की वजह से उभार हुआ और हिमालय बन गया, पूरा का पूरा हिमालय, और इसी से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी बन गई। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से ही खासतौर पर नेपाल और इंडिया में सालों भर भूकंप के छोटे बड़े झटके होते रहते हैं। हर साल, हर महीने, हर दिन छोटे छोटे झटके होते रहते हैं। ओके, और 2015 में जो नेपाल में बड़ा भूकंप आया था, इसी से बात हो रही थी कि हिमालय के जो पहाड़ हैं उन सब की ऊंचाई में ज़रूर बदलाव आया होगा। और वैसे भी माना जाता है कि हिमालयन रीजन में इंडियन प्लेट जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, और कुछ किताबों में 1 सेंटीमीटर पर ईयर या फिर 4 सेंटीमीटर पर ईयर ये भी बताया जाता है। तो जैसे जैसे ये दबाव होता है वैसे वैसे हिमालय जो है ऊपर उठ रहा है। ओके, तो ऐसे में यह भी जानना ज़रूरी था इस पूरे माहौल में कि माउंट एवरेस्ट की एक्चुअल हाइट कितनी है। इसकी दूसरी वजह भी है, देखिए, चीन का जियोपॉलिटिकल एजेंडा। ओके, भू राजनीतिक एजेंडा। देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है, लेकिन इसकी ऊंचाई सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो मापी गई थी 1954 में, उसके अनुसार ये माना जाता था 8,848 मीटर। ठीक है, और हालांकि इसके बाद चीन ने कई बार माउंट एवरेस्ट को मापा, उसकी घोषणा भी की, लेकिन दुनिया उसकी बात नहीं मानती थी। दुनिया भर के बुक और जो मैप हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया के 1954 की जो हाइट है उसी को दिखाते थे। तो उसके बाद चीन ने ये सोचा कि भाई वो तो उसके हिस्से में एक तरह से माउंट एवरेस्ट का बहुत सारा पार्ट है और नेपाल में है, लेकिन इंडिया का जो दिखाया हुआ जो बताया हुआ हाइट है उसको पूरी दुनिया मान रही है, तो इसको कैसे बदलें। तो 2019 में चीन के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, तो वो नेपाल की विजिट पर आए थे, और उसी समय उन्होंने तय किया था कि नेपाल और चाइना जो है वो मिलकर माउंट एवरेस्ट की हाइट को मापेगा। और इसके बाद नए सिरे से माउंट एवरेस्ट की मैपिंग की बात शुरू हुई और काम हुआ, और अब 8 दिसंबर 2020 को चीन और नेपाल की गवर्नमेंट ने माउंट एवरेस्ट की नई हाइट को अनाउंस किया है मिलकर। चीन और नेपाल के गवर्नमेंट ने एक तरह से इसको इवेंट सा बना दिया था, और दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी जानकारी जारी की। और नेपाल टाइम्स ने, नेपाली टाइम्स जो है नेपाल का अखबार, वो कहता है कि इससे पहले ये जो मेजरमेंट है वो इंडिया ने किया हुआ था, और अब ये नेपाल मानता है कि जिस माउंटेन के लिए उसका कंट्री दुनिया भर में फेमस है उसे वो खुद मेजर कर रहा है, और ये प्राइड की बात है। ओके, और अगर चीनी नज़रिए से देखिए तो इस मामले में उसने एक तरह से साइलेंटली माउंट एवरेस्ट में से इंडिया को साइडलाइन कर दिया है। ओके, वर्ल्ड मीडिया में यही शो हो रहा है कि चाइना और नेपाल के रिलेशन जो है मजबूत हुए हैं, और एक तरह से उन दोनों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट को मापा है। ओके, तो आज के समय में ये समझना होगा कि नेपाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और इंडिया चाइना के लिए, दोनों के लिए। और नेपाल में हाल के सालों में देखने को मिला है कि इन्फ्लुएंस चाइना का काफ़ी बढ़ा है। तो ये था पूरा मामला माउंट एवरेस्ट को लेकर, जो जियोलॉजिकल स्थिति है वो, और पॉलिटिकल जो स्थिति है देशों के बारे में, चाइना, इंडिया और नेपाल को लेकर। तो मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए था, समझना चाहिए था आपको खुद को भी। तो थोड़ा डिटेल हो गया, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने किस कंपनी को भारत में पहली मंजूरी दी है कोविड-19 वैक्सीन के लिए, लोगों को लगाने के लिए? आंसर होगा फाइज़र। देखिए, फाइज़र इंडिया जो है वो भारत में कोविड-19 के लिए अपने वैक्सीन को यूज़ करेगा। आपातकालीन लोग ये लगवा सकेंगे, और ऐसा अधिकार हासिल करने वाली वो पहली फार्मा कंपनी बन गई है इंडिया के लिए। ठीक है, इस कंपनी ने 4 दिसंबर को अप्लाई किया था, और अब जो है उसको मिल गया है DCGI का जो परमिशन हो। अच्छा, फाइज़र को इससे पहले यूनाइटेड किंगडम और बहरीन में वैक्सीन का यूज़ करने के लिए उसको अनुमति मिली थी, और अब इंडिया भी आ गया है। और एक और बात बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है कोविशील्ड नाम का जो वैक्सीन है उसको यूज़ करने के लिए, उसको लोगों को लगाने के लिए, इमरजेंसी यूज़ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले फिर से बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स जनवरी से नवंबर तक का अवेलेबल है। आप देख सकते हो PDF इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। MCQ है 1200 से ज़्यादा,
और डिटेल में नोट्स भी दिया हुआ है। अच्छा, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि बुक कब आएगी, तो उम्मीद है जल्द ही आएगी, उस पर काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसरो अपना क्रू रहित गगनयान की पहली लॉन्चिंग कब करेगा? उसमें क्रू नहीं होगा। आंसर होगा 2021, यानी अगले साल के आखिर तक स्वदेशी रोबोट उसमें जाएगा और वो देखेगा, लॉन्चिंग होगी गगनयान की। ओके, और उसके बाद फिर ह्यूमन मिशन भी जाएगा। ठीक है, तो ये पहले तो ये था कि 2020 में ही लॉन्च किया जाए मानव रहित मिशन को, लेकिन अब ये कोरोना वायरस की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बढ़ गया है, 2021 हो गया है। और उसके बाद हो सकता है 2022 में जो ह्यूमन मिशन इंडिया की ओर से भेजा जाए। ओके, तो ये है। और जो इसरो के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर के सिवन, उनका कहना है कि ये हालात पर निर्भर करेगा कि मिशन लॉन्च किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि कोविड-19 है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर अगले साल के आखिर तक, यानी दिसंबर से पहले इसको लॉन्च किया जाएगा मानव रहित, और 2022 में मानव भी जाएगा, ह्यूमन मिशन भी जाएगा, और इस पर काम चल रहा है। अच्छा, जो रोबोट है उसका नाम क्या है? व्योम मित्र। ओके, तो इसरो जो है इस फ्लाइट में जो 2021 में जाने वाला है उसमें व्योम मित्र को भी भेजेगा। एक तरह से प्रयोग किया जा रहा है, और वो रोबोट है, इंसानों की तरह बर्ताव करेगा, और देखा जाएगा क्या स्थिति बनती है उस पर अंतरिक्ष में। अगला कुछ लेते हैं, ये पिक्सेल नाम की कंपनी है, उसने इसरो के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर किया, जिसके तहत वो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा इनमें से? आंसर होगा रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ओके, आप मेरे बगल में देख रहे हैं द हिंदू की रिपोर्ट, और इसके अनुसार पहली प्राइवेट कंपनी है एक तरह से जो लॉन्च करने जा रही है, जिसने उसके साथ इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओके, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए, और इसको PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो रॉकेट है उससे भेजा जाएगा, इसरो भेजेगा। तो पिक्सेल जो है वो एक स्टार्टअप है, पहले तो उसने रूसी रॉकेट से भेजने का सोचा था, सोयूज रॉकेट से, लेकिन अब इसरो के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और जियो सेंट्रिक ये सैटेलाइट है, और इसको एक तरह से डेटाबेस के लिए तैयार किया गया है। मौसम की स्थिति, जलवायु स्तर, वन जैव विविधता, इन सब के स्थिति को एक तरह से देखा जाएगा, और पहली प्राइवेट कंपनी है वो और भी आगे काम करेगी, शुरुआत इस सैटेलाइट से कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, UNWMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन, तो उसने एक ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट जारी की। तो उसके अनुसार 2016 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा होने जा रहा है? आंसर होगा 2020। ओके, देखिए कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्री का पॉल्यूशन जो है वो कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद 2020 जो है वो काफ़ी गर्म साल रहा है 2016 के बाद से अब तक की जो रिपोर्ट आ रही है वो। ओके, तो UN की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक वीडियो भी जारी किया है, आप मेरे बगल में देख रहे हैं वो, और ये रिपोर्ट जनवरी से अक्टूबर 2020 तक की, और उसमें तापमान के आंकड़ों के आधार पर ये तय किया गया है कि 2016 के बाद 2020 जो है वो सबसे गर्म साल रहा है, और ये अब जैसे दिसंबर ख़त्म होगा ये बात एक तरह से साबित हो जाएगी। ओके, और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो मार्च 2021 में पब्लिश की जाएगी, और इसका जो मूल्यांकन है, कैलकुलेशन है, वो 5 जो वैश्विक तापमान डेटा सेट है उसके आधार पर इसको किया गया है। ओके, और ये भी बताया गया है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और इस संगठन के जो UN का ये जो संगठन है उसके महासचिव हैं पैटेरी तालस, तो उन्होंने ये कहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि कोविड-19 महामारी हुई, इस दौरान यातायात में धीमापन हुआ, लेकिन फिर भी कार्बन एमिशन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ओके, तो ऐसे में काफ़ी इसका इफ़ेक्ट होगा। समुद्र में भी देखा जा रहा है इफ़ेक्ट, उसके भी गर्म हो रहे हैं। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में रेल यानी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है। तो इस प्रोजेक्ट की लागत क्या है? मतलब मेट्रो रेल अब यहाँ पर उसके जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो
शुरू हुआ है। आंसर होगा इसका 8,379.62 करोड़, 8,379.62 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कंस्ट्रक्शन के फेज़ 1 का उद्घाटन किया है और इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वो भी थे और शहरी जो विकास राज्य मंत्री हरदीप पुरी केंद्र सरकार के वो भी मौजूद थे। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक ये प्रोजेक्ट है? फेज 1 है जिसकी लंबाई 29.4 किलोमीटर है और ये जो कॉरिडोर है मेट्रो रेल का वो ताजमहल से और आगरा किला से जो है टूरिस्ट स्पॉट को एक तरह से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को जोड़ेगा। ठीक है, तो वो कनेक्ट कर देगा ताजमहल को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो आएँ और सीधे ताजमहल विजिट कर सकें, वो देख सकें। ठीक है, तो ये लागत देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है? तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके कल्याण, पुनर्वास, इन सब के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस एक कोष बनाया गया था और ये दिवस उसी को लेकर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। आंसर होगा 7 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साखिर ग्रांड प्रिक्स बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बन गए हैं? आंसर होगा जिहान दारूवाला। ओके, भारतीय ड्राइवर हैं। 6 दिसंबर को उन्होंने ये इतिहास रचा है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस सुविधा कब से 24/7 देने की घोषणा की है, मतलब 24 घंटे? आंसर होगा 14 दिसंबर। ओके, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो उन्होंने ही देश भर में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ये तय किया है। आरजीटीएस जो है मतलब बैंकिंग पेमेंट प्रणाली है, ऑनलाइन आप अगर यूज़ करते होंगे नेट बैंकिंग का तो आप समझते होंगे। ओके, और वैसे भी तो आरजीटीएस के थ्रू आप ऑनलाइन 24 घंटे ही आप कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑलराउंडर कोरी एंडरसन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो किस टीम के खिलाड़ी हैं? आंसर होगा न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और उन्होंने एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को जो है वो संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। पीडीएफ अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ अवेलेबल है, 2020 का है, 2019 का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।